हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है भूगोल के इस व्याख्यान में। आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट पेपर के यूनिट थर्ड के अंतर्गत एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। आज जानेंगे कि ये वायुमंडलीय दाब क्या होता है। आप पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे। वायुमंडलीय दाब, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, वायुमंडल में पाए जाने वाली विभिन्न गैस और जो अन्य तत्व है वो भी एक भौतिक पदार्थ है, फिजिकल एलिमेंट है, और इनमें भार होता है। ऐसा नहीं है कि जो हवा है तो उसका कोई भार नहीं है, ऐसा नहीं है, उसमें भी भार होता है। और इस भार का अनुभव 1950 के आसपास ऑटो वान गैरिक ने किया था। भूपृष्ठ पर, धरातल पर वायुमंडल के दाब या भार को वायुमंडलीय दाब या भार कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र पर जो वायु का भार या उसका दबाव है वो 2.7 किलोग्राम होता है। लाइक दैट कि पृथ्वी के सतह पर अगर 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा जो जगह है वो, तो यहाँ पर 2.7 किलोग्राम 2.7 किलोग्राम केजी भार होगा। आप महसूस करिएगा कि आपके सिर के ऊपर वायुमंडल का कितना भार है। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 2.7 किलोग्राम रहता है। वायुदाब नापने का जो यंत्र है 1643 में टोरिसेली ने बनाया, जिसमें आप एयर प्रेशर को नाप सकते हैं। एक्चुअल में ये जो टोरिसेली है ये गैलीलियो का शिष्य था। गैलीलियो बहुत फेमस वैज्ञानिक था, तो ये गैलीलियो का ही शिष्य था जिसने वायुदाब मापी या बैरोमीटर को बनाया। वायुमंडल का दाब बहुत अधिक होता है और जो वायुदाब मापी है, जो बैरोमीटर है, जिसको बैरोमीटर कहते हैं, वायुदाब को बैरोमीटर से नापा जाता है, वो 2 प्रकार का होता है। पहला फोन्टिन्स बैरोमीटर, जिसमें पारा होता है, पारा युक्त होता है, और पारा उसमें इसलिए रखा जाता है कि पारा का जो घनत्व है वो अधिक होता है, पानी से करीब 13.5 गुना अधिक। दूसरा, पारा चमकीला होता है और वो नली के दीवार को गीला नहीं करता। पारे का हिमांक -30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वाष्पीकरण नहीं होता, इसलिए उसमें उस बैरोमीटर में पारे का उपयोग किया गया। और दूसरा होता है एनीरॉइड बैरोमीटर, जिसमें कोई द्रव्य नहीं होता, निर्द्रव्य होता है। ये 2 प्रकार के बैरोमीटर पाए जाते हैं। कभी आप डिपार्टमेंट आइएगा तो हम आपको दोनों प्रकार का जो बैरोमीटर है वो दिखा देंगे। आप खुद उसको अपने हाथ में लेके देख लीजिएगा। वायुदाब को नापने का जो उसका जो यूनिट है, इकाई है, वो इंच है, मिलीबार और सेंटीमीटर। इंच, मिलीबार और सेंटीमीटर। प्रायः मिलीबार का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। इसको MB ये ऐसे प्रकट करते हैं, MB से।
तो ये तो हुआ वायुदाब या वायुभार। आगे बात करते हैं कि ये जो वायुदाब या वायुभार है उसको प्रभावित करने वाले कारक, महत्वपूर्ण कारक कौन है। वायुदाब जलवायु का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो कि तापमान एवं वर्षा को प्रभावित करता है, और जितने भी पवन प्रवाह होते हैं पृथ्वी में उसको वो कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। धरातल के सतह पर वायुदाब का वितरण हर जगह समान नहीं है और ये स्थिर नहीं रहता, बदलते रहता है। वायुदाब का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या वितरण है उसको प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण कारक है वो ये 4-5 महत्वपूर्ण कारक हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक तापमान। देखिए, ये प्रकृति का नियम है कि जितनी भी वस्तुएं हैं उसको अगर आप गर्म करिएगा तो वो फैलती है और ठंडा करेंगे तो सिकुड़ती है। यही क्रम वायु में भी पाया जाता है। जब तापमान अधिक होता है तो वायु का आयतन बढ़ जाता है, आकार में फैल जाती है और भार कम हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वायु भार या वायुदाब कम हो जाएगा, और यही क्रिया, और जैसे ही वो फैलेगी, गर्म होगी, उसका भार कम होगा, वो वायु वहाँ से ऊपर उठने लगती है हल्की होके, और ऊपर से उसी स्थान का जो दाब है जो कम हो जाता है उसको कवर करने के लिए जो ठंडी हवाएं हैं वो नीचे आ जाती है। गर्म हवा बिल्कुल हल्की होती है और विरल होती है, ठंडी हवा भारी होती है और सघन होती है, और जो सघनता है उसी में वायुमंडल का भार रहता है। देखिए, तापमान और दाब का जो संबंध है उसको हम इस तरीके से प्रकट कर सकते हैं कि जब तापमान बढ़ेगा तो दाब घटेगा, या तापमान घटेगा तो दाब बढ़ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि थर्मामीटर में तापमान जितना ऊंचा होगा बैरोमीटर का जो पारा है उतना नीचे चले जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप होता है, अपोजिट संबंध होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायुदाब कम हो जाएगा, वायुदाब बढ़ेगा तापमान कम हो जाएगा। तो इस तरीके से तापमान वायुदाब को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरी बात करते हैं आर्द्रता की, ह्यूमिडिटी। और आर्द्रता का असर है हवा में नमी की मात्रा। वायुमंडल में आर्द्रता से युक्त जो वायु है वो हल्की होती है, जबकि जो सूखी वायु है, आजकल ठंड के दिन में जो चलता है, इसको शुष्क वायु कहा जाता है, और ये जो शुष्क वायु है इसमें भार अधिक होता है। आर्द्रता युक्त या नमी से युक्त वायु धरातल से बहुत ऊंचाई पर मिलती है। आप देखे होंगे कि जिस हवा में नमी रहता है वो ऊंचाई में मिलता है, क्योंकि उसका जो वजन है वो कम होता है, और जब ऊंचाई में वो नमी युक्त वायु चली जाती है तो वायु में संघनन होती है। संघनन की क्रिया जो आर्द्रता को रोक नहीं पाती है और पानी बन के बरस जाती है। आप जानते हैं मानसून पवन से यहाँ वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जब भारत में प्रवेश करता है और प्रवेश करके आगे बढ़ता है तो काफ़ी ऊंचाई पर वो पर्वतीय भागों से टकरा जाता है और वर्षा कर देता है। आप देखे होंगे कि ठंड के दिन में उत्तर पूर्वी भाग से आने वाली जो हवाएं हैं वो सूखी होती है, शुष्क होती है, और इसलिए जो उत्तर पूर्वी भाग से हवा आती है उससे
जैसे अभी आप महसूस कर रहे होंगे कि ठंड ठंड का, इसको जाड़े का मानसून भी कह दिया जाता है। ये जो पवन है वो भारी होती है और बहुत कम आर्द्रता या कम नमी धारण करने की क्षमता रखती है। तीसरे कारण पर बात करें, हाइट, ऊंचाई। ऊंचाई के संदर्भ में कहें तो वायुमंडलीय दाब ऊंचाई के आधार पर घटता बढ़ता रहता है। वायुमंडल की ऊंचाई जितनी अधिक बढ़ते जाएगी उतना ही नीचे वाले सतह पर दाब बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएगा। इसी का कारण है कि जो वायुमंडलीय दाब है वो समुद्र के सतह पे सबसे ज़्यादा रहता है। इसको अगर समझना है तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि कल्पना करिएगा कि ये पहाड़, पठार, मैदान और ये सागर है, ये सागर है, और हमारा जो वायुमंडल है वो ये है। आप कल्पना करिए यहाँ से यहाँ पर जो दबाव है और यहाँ पर जो दबाव है ये, तो यहाँ पर तो सिर्फ वायुमंडल का इतना भार इतना भार रहेगा, लेकिन जब समुद्र की सतह में आप बात करेंगे तो वायुमंडल का इतना भार ये यहाँ पर सतह में होगा। पूरे इस वायुमंडल का पूरा भार ये इस सतह पर होगा। तो इसलिए सागरों में जो वायुमंडलीय भार है वो अधिक होता है। इस तरह से ऊंचाई एक महत्वपूर्ण कारण होता है। और समुद्र का तल बिल्कुल सेम रहता है, जबकि धरातल नीचे। अधिक ऊंचाई पर जाने से वायुमंडलीय दाब में कमी आ जाती है। 300 की ऊंचाई अगर आप चढ़ेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। लेकिन ये जो तरीका है, ये 300 मीटर चलने पे 2.5 सेंटीमीटर कम हो जाता है, ये हमेशा नहीं होता है। कुछ ऊंचाई तक ये लागू होता है। अगर कहीं आप एकदम से 18,000 फीट ऊंचे जगह में चले जाइएगा तो वायुमंडलीय भार का आधा भाग आपके पैर के नीचे हो जाता है और आपका जीवन खतरे में हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन में कमी होती है। इसी कारण जब हिमालय में ट्रैकिंग करते हैं तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। अगला कारण है पृथ्वी की दैनिक गति। आप जानते हैं कि पृथ्वी बिल्कुल ये पश्चिम से पूर्व की तरफ की दिशा में जैसे घड़ी घूमता है क्लॉकवाइज, वैसी घूम रही है अपने अक्ष पर। घूमती हुई पृथ्वी में हर वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने की शक्ति बढ़ जाती है, पूरे वस्तुओं को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। और जब इस प्रकार की गतिविधियां होती है तो भूमध्य रेखा पर अधिक गर्म हवाएं ऊपर उठने लगती है और वो ऊपर उठी हुई हवा 40 से 45 अंश अक्षांश पे नीचे आती है और फिर धीरे धीरे वो भूमध्य रेखा पर आ जाती है। तो पृथ्वी की जो दैनिक गति है वो वायुदाब के वितरण को प्रभावित करती है। और पांचवा है वायुदाब में परिवर्तन। देखिए, दिन के समय स्थल भागों में जो बैरोमीटर में दाब की जो स्थिति होती है वो सागर तट के भागों के विपरीत होती है। रात के समय सागर तल पर बैरोमीटर में पारे का उतार चढ़ाव बिल्कुल कम पाया जाता है। सूर्य से धरातल को जो तापमान प्राप्त होता है उसे देखिए,
सूर्य से जो टेम्परेचर मिलता है, ठीक, पृथ्वी दिन के 2 बजे से लेके रात के 10 बजे तक उस तापमान का शोषण करती है, एब्जॉर्व करती है। और जितना ताप पृथ्वी ग्रहण करती है उसको रात 2 बजे से दिन के 10 बजे तक वो बाहर निकालती है रेडिएशन, विकिरण के द्वारा। क्योंकि वो सिर्फ गर्म होते रहेगी तो आपकी पृथ्वी 365 दिन में नष्ट हो जाएगी। तो जितना जितना टेम्परेचर वो लेती है उतने टेम्परेचर को वो बाहर भी कर देती है। वायुमंडलीय जो दाब है वो दिन में 10 बजे से शाम 4 बजे तक और रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक घटता नजर आएगा, आपको कम लगेगा। और इसी प्रकार से वायुमंडल का जो दाब है वो सुबह 4 बजे से लेके दिन के 10 बजे तक और शाम 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक बढ़ता नजर आएगा। तो इस तरीके से ये जो विभिन्न कारक है वो वायुदाब के वितरण को प्रभावित करते हैं। तापमान, आर्द्रता, ऊंचाई, पृथ्वी की दैनिक गति, वायुदाब में परिवर्तन, ये 5 प्रमुख कारक हैं। आगे चलते हैं। देखिए, पृथ्वी में मुख्य रूप से जो वायुदाब की पेटियां हैं ये फिक्स्ड है और पृथ्वी पे 4 अलग अलग वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं, ठीक। तो सबसे पहला है भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब की पेटी, ठीक। चित्र में देख लीजिएगा, इसका जो ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक दोनों गोलार्धों में, नॉर्थ एंड साउथ, ये जो है ये बिल्कुल भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब की पेटी है। अब इसी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब की पेटी, ये पेटी भूमध्य रेखा से 5 अंश उत्तर में और 5 अंश दक्षिण के बीच में फैली है। यहाँ दिन रात की जो अवधि है वो बराबर होती है। सूर्य की जो किरणें हैं भूमध्य रेखा में साल भर लंबवत पड़ती है, इसलिए तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है। इससे यहाँ की विशेष नम हवाएं, जो नमी युक्त हवाएं हैं, वो अधिक गर्म होकर ऊपर की ओर चली जाती है, जिससे वायुमंडल में संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। यहाँ वर्ष भर बिल्कुल निम्न वायुदाब की स्थिति रहती है और क्षैतिज पवन प्रवाह नहीं होता। इस कारण इसे डोलड्रम या शांत खंड कहते हैं। टेम्परेचर के कारण इस पेटी बनी है। चित्र में देखिएगा, इसका एरिया ये इक्वेटोरियल, ये बिल्कुल डोलड्रम की पेटी कहलाती है। यहाँ पर क्षैतिज पवन प्रवाह नहीं होता और बिल्कुल शांत रहता है। ये निम्न वायुदाब की पेटी है। सूर्य की किरणें साल भर सीधी चमकती है। आगे चलते हैं। दूसरा, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। ये पेटी दोनों गोलार्ध में 30 अंश से 35 अंश अक्षांशों के बीच में फैली है। कहीं कहीं किताब में आपको 25 अंश से 40 अंश तक या 23.5 अंश से 35 अंश तक ऐसा भी मिल सकता है। तो ये मान के चलिएगा 30 से 35 अंश अक्षांशों के बीच में ये फैली है
और इस क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उपोष्ण कटिबंध होने के कारण शीतकाल के 2 माह को छोड़ के, शीतकाल का जो 2 माह होता है उसको छोड़ के वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है। इसका जो आप फिगर में देखना चाहेंगे चित्र में, तो ये है, ये देखिएगा, ये जो शेडिंग हुआ है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, और इधर का ये वाला एरिया। जो ये शेडिंग हुआ है ये एरिया और ये एरिया। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटियां हैं ये। देखिए, यहाँ पर तापमान तो ऊंचा रहता है, क्योंकि ठंड के 2 माह को छोड़कर साल भर तापमान ऊंचा रहता है। तापमान ऊंचा रहने के बावजूद यहाँ वायुदाब ऊंचा बना रहता है। इसका कारण पृथ्वी की दैनिक गति है। पृथ्वी की दैनिक गति का पवन व्यवस्था पर विशेष प्रभाव होता है। भूमध्य रेखा से पवनें लगातार ऊपर उठते रहती है और धीरे धीरे ध्रुवों की ओर घूमने के साथ पृथ्वी के गति के प्रभाव में वो मध्य अक्षांशों से नीचे उतरने लगती है। इसे ही अश्व अक्षांश का शांत खंड भी कहते हैं। ये जो गति है, ये जो पेटी है वो गति रचित वायुदाब की पेटी है। ये मतलब गति के कारण, पृथ्वी के गति के कारण इस पेटी को उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी कहा जाता है। अगला है तीसरा नंबर का उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी। ये उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी, इसको चित्र में, इसका जो एरिया है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो शेडिंग हुआ है ऐसे ऐसे, ये पूरा एरिया, ये और इधर ये वाला एरिया और इसमें का ये वाला एरिया। यहाँ पर लिखा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ये उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी। ये पेटी दोनों गोलार्धों में 60 से 70 अंश के बीच में फैली हुई है। इन अक्षांशों में तापमान कम होते हुए भी निम्न दाब होने का जो कारण है वो पृथ्वी की दैनिक गति है। अपकेंद्री बल के प्रभाव से ध्रुवीय प्रदेशों में पवन जो है वो बाहर की ओर बिखरने लगते हैं। अपकेंद्री बल का आशा है कि पृथ्वी घूम रही है ये ऐसे, तो ये जो पवन है वो यहाँ से बाहर की ओर निकलेंगे, ये ऐसे केंद्र से बाहर की ओर। तो अब केंद्रीय बल के प्रभाव से ध्रुवीय प्रदेश में जो पवन है वो बाहर की ओर बिखरने लगती है। यहाँ वायु की मात्रा और वायुदाब घटने लगता है। ये जो पेटी है वो गति के कारण पैदा होती है और इस पेटी में ध्रुवों के बर्फीले प्रभाव जो हैं उनको क्लियर देखा जा सकता है। चौथा जो पेटी है वायुदाब का,
वो है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हाई प्रेशर, ये वाला जो एरिया है इसकी बात करेंगे। नीचे ये एरिया, ये दोनों ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, बिल्कुल ध्रुवों के आसपास का एरिया। ध्रुवीय प्रदेश में कठोर सर्दी, बर्फीले क्षेत्रों का असीमित विस्तार, लगातार हिमपात होना, और जो सोलर टेम्परेचर है, सूर्य से मिलने वाला जो ताप है वो बहुत कम होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जो तापमान है वो हमेशा 0 डिग्री से नीचे पाया जाता है, और बहुत ठंड के कारण उच्च दाब वाली सघन पेटी यहाँ पर पाई जाती है। ये टेम्परेचर के द्वारा बनी हुई पेटी है। भूमध्य रेखीय प्रदेश की तुलना में इस एरिया को सिर्फ 40% टेम्परेचर मिलता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ का स्थायी विस्तार है। इस तरीके से धरातल पर वायुदाब के 4 पेटियों का सृजन होता है। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, दोनों तरफ ये चौथा, ये 1 2 3 और ये 4। तो धरातल पर ये 4 पेटियों का विस्तार है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। एक डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं, या आप अपने नोट्स में इसको बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पावर पॉइंट है उसको प्रिपेयर की है हमारी विभागीय सहयोगी अंजनी पटेल। अंजनी पटेल को धन्यवाद देना बनता है, और आप सभी इस व्याख्यान में शामिल हुए गंभीरता से, उसके लिए आप सभी का भी धन्यवाद। अगले क्रम में बहुत जल्द मिलेंगे इस उम्मीद के साथ। आज के लिए केवल इतना। आप सभी को थैंक्स।